हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संसाधन कौन कौन से हैं। और इस टॉपिक में दोस्तों हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के ईयर देखेंगे जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में एवरी ईयर आपसे पूछे जाते हैं। हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में, क्लाइमेट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे हम फॉरेस्ट कवर पढ़ेंगे, हम फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पढ़ेंगे, हम मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट प्राथमिक स्पीसीज, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस और इंपॉर्टेंट सेकेंडरी यानी टीक, साल, तेंदू, बेम्बू, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनलाइज्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाने वाली हूँ जो सुनकर शायद आप सभी बहुत खुश हो जाएंगे। वो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2024 में, 2023 वाली। तो अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ISFR के लिए अब तक आपने जितनी भी रिपोर्ट्स देखी होंगी, ISFR के लिए, वो 1 घंटे की, आधे घंटे की और 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, और ऐसा भर भर के उनमें फैक्ट्स बताया है उनने कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है नहीं, वो तो बात ही अलग है। बट इतना याद कौन करेगा, इतना याद कैसे होंगी हमको चीजें, है ना। तो जो चीजें एग्जाम में आएंगी, सबसे पहले तो ISFR कहाँ से आया, कौन पब्लिश करता है, कहाँ हेडक्वार्टर, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, भारत में क्या स्थिति, ये सब कुछ पढ़ाऊंगी। तो ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। अब मैं गिफ्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ISFR से क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो आप पेपर में अपने पेपर खोल के आप उसको देख सकते हैं। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को, जब हमारा पूरा फॉरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आज का लेक्चर और कल का थोड़ा बहुत लेक्चर जो होगा हमारा वो फॉरेस्ट पे होगा। बेसिकली 2 लेक्चर्स लगेंगे और हमारा फॉरेस्ट वाला हो सकता है 1 लेक्चर में ही हो जाए। बट यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को भगाना नहीं है। भगाना इन द सेंस कैसा कि शुरू किया और ख़त्म। आपने देखा होगा एक छोटा सा टॉपिक था इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उसके लिए भी मैंने पूरी 1.5 घंटे की एक क्लास ली थी। तो मेरा क्या मकसद है कि मैं यहाँ पे जितना आपको डिलीवर, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ, पहला मेरा सिद्धांत है वो ऑथेंटिक हो, और दूसरा मेरा सिद्धांत है वो चीज़ें आपके काम में आए। आप अगर मेरे लेक्चर से पढ़ के जा रहे हैं, आप अगर मेरे लेक्चर से चीज़ों को पढ़ के जा रहे हैं, तो वो चीज़ें एग्जाम में आए, क्योंकि तभी किसी टीचर पर ट्रस्ट डेवलप होता है और तभी कोई टीचर सक्सेसफुल कहलाता है, जब उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें बच्चे के एग्जाम में आती हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं वही पढ़ा रही हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ। मैंने 2 बार अपने 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर किया है। आई एम नॉट मच सीनियर। मैंने भी अपनी तैयारी 2022 अक्टूबर से शुरू की और 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, मई 2023 में। तो मैं कितनी सीनियर होंगी ये आप जान लीजिए। अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं अपडेटेड कंटेंट और जो चीज़ें एग्जाम में आने वाली है वो आपको बताऊंगी। समझने का प्रयास करिएगा, जो भूल चूक हो वो माफ करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो देखिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो यहां पर हम प्रीलिम से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं यहां पर फैक्ट्स पर ज्यादा जोर दूंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं फैक्ट्स बोलते बोलते मैं कई सारी चीजें आपको मेंस के लिए भी पढ़ा देती हूँ। मैंने फॉरेस्ट वाला टॉपिक काफी डिटेल में जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है। आप जाइए ऐप पर और देखिए उसको। जिन भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उस ऐप का, AKS सिविल एकेडमी ऐप का, आप जाइए, आप वहां पर देखिए क्या गजब तरीके से मैंने आप लोगों को फॉरेस्ट रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में, एक क्वेश्चन उससे बाहर चला जाए तो आप बताइएगा मुझे। लेकिन यहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए क्लास कर रहे हैं और आपके पास भी समय सीमित है, इसीलिए मैं आपको फैक्ट्स पर ज्यादा जोर दूंगी, लेकिन मैं वो सब बताऊंगी जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अब वन है, फॉरेस्ट है तो हरे कलर से लिख लेते हैं, सावन भी का महीना भी है। मध्य प्रदेश में वन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, इसको और अच्छे से लिखते हैं। मध्य प्रदेश में वन। तो क्या मैं बता रही हूं, मध्य प्रदेश में वन। तो मध्य प्रदेश में वनों को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है। फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब वो कौन सी 5 कैटेगरी है ये आप लिखिएगा, फिर मैं एक एक को आपको डिफाइन करके बताऊंगी। क्लियर? एग्जाम में, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन या एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। अक्सर एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, या वेरी लॉन्ग टाइप में एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक, तो आपको ये क्लासिफिकेशन लिखना है जो मैं यहां बताने वाली हूं। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस, यानी कि जलवायु के आधार पर। देखिए ये बोर्ड है, हमारे पास स्पेस भी सीमित है, इसलिए आपको पता होगा कि जब मैं हिंदी में लिखती हूं तो मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में करती हूं, और जब मैं इंग्लिश में लिखती हूं तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूं। जलवायु के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। फिर प्रशासनिक आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा घनत्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। फिर है प्रादेशिक आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। और फिर है हमारा प्रजातियों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। नोट करिएगा इसको, द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इज डन इनटू 5 कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है जलवायु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। दूसरा है प्रशासनिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तीसरा है घनत्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। चौथा है प्रादेशिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। और पांचवा है प्रजातियों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। मैं आपको यहां पर 100% गारंटी, मैं आपको यहां 100% गारंटी दे रही हूं कि क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, और अगर इस तरीके से आपने लिखा, आगे भी मैं बता रही हूं इनका, तो अगर उस तरीके से आपने लिखा, यू विल रिसीव मैक्सिमम मार्क्स। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। क्लियर? प्रीलिम्स का काम तो हमारा हो गई, यहां से प्रीलिम्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में मैं मेंस भी पढ़ा रही हूं। तो ये है जलवायु के आधार पर।
तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। स्टार्ट करें, नोट कर लिया आपने इसको, चलिए देखते हैं फिर। तो क्या मैं बोल रही हूं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार। ठीक, आगे देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। चलिए तो नोट करिएगा मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन हैं उस आधार पर। पहला है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए मैं चाहती तो ये ज्योग्राफी एमपी की जो ज्योग्राफी है वो अपने बने बनाए नोट्स लाती और यहाँ पर उनको शो करती और सीधा सीधा आपको छपा हुआ चीज़ें पढ़ा देती, बट मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही हूँ, बोर्ड में लिखने की मेहनत कर रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि चीज़ें आप मेरे साथ साथ लिखो और लिखते ही साथ साथ वो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सेमी डेसिडियस में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जहां रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब कहाँ होती है ये आपको पता होगा, कल ही हमने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी आप उसको देख के आओ, पूरा क्लाइमेट पढ़ो। 1 घंटे के वीडियो में मैंने पूरा क्लाइमेट आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है, फिर आप यहाँ आके देखिए। तो डेसिडियस फॉरेस्ट जहां रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर होती है, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट जहां रेनफॉल 125 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, 125 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज्यादा होती है। क्लियर? और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जहां 75 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होती है, 75 सेंटीमीटर से रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल ऑन द बेसिस ऑफ, देखो मध्य प्रदेश का समझने का प्रयत्न करिएगा। जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कितने पार्ट्स में किया गया, 3 में, जिसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, प्लीज नोट कर लो हिंदी मीडियम वाले, परेशान मत होना कि मैडम ने हिंदी में नहीं बोला और फिर गूगल में ट्रांसलेशन ऑन करके देखना नहीं। अभी मैं बता रही हूं, लिखो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें देखो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और इसमें उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और ये है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं अगर मैप में शो करना चाहूं इस चीज को, तो रेनफॉल के आधार पर मैं शो कर देती हूं इसको कि 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे सेंट्रल मध्य प्रदेश में होती है, कल ही हमने देखा था। ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश जहां 125 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, और नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश जहां 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिलती है।
और मध्य प्रदेश में यही नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ये पूरा सेंट्रल मध्य प्रदेश। तो नॉर्थ वेस्ट जहां पर रेनफॉल 75 से कम सेंटीमीटर होती है वहां ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश आदि। वहीं जो पूरा सेंट्रल मध्य प्रदेश है वहां अपने इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं टीक, शीशम, नीम, पीपल, और 125 प्लस में है तेंदू, महुआ, जामुन आदि। तो समझ गए आप? तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्गीकरण। इस तरीके से आप मैप में चीजों को नोट कर लीजिए, जिसमें यहां कर दीजिए वेस्ट, यहां कर दीजिए साउथ ईस्ट, और पूरा सेंट्रल मध्य प्रदेश इस कैटेगरी में आएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस कैटेगरी में। यहां पे ड्राई डेसिडियस, यहां पे सेमी डेसिडियस। क्लियर है? चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट हो गया। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि प्रशासनिक आधार पर मध्य प्रदेश के वन। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हिंदी में ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या बोलेंगे? प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार। प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूं, बट आपके लिए और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मैं चाहती हूं बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे पढ़ें, और इस चीज को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मैं चीजों को हिंदी में भी पूरे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करती हूं। क्लियर? फिर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी 3 प्रकार के हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे इजी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को लिखिएगा संरक्षित वन, रिजर्व को लिखिएगा आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड को लिखिएगा संरक्षित वन, और अनक्लासिफाइड को लिखिएगा अवर्गीकृत वन। क्लियर? अब नहीं होनी चाहिए शिकायत। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया। रिजर्व फॉरेस्ट, तो जो आरक्षित फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। वहां ग्रेजिंग, वुड कटिंग यानी पशुचारण, लकड़ी काटना, घूमना, ये सारी चीजें कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हैं, और अगर उसके बावजूद कोई ऐसा करता है तो ये एक स्ट्रिक्ट पनिशेबल ऑफेंस है, एक दंडनीय अपराध है। और मध्य प्रदेश में ऐसे फॉरेस्ट 65.36% हैं। वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जहां थोड़ा बहुत चीजें अंडर गवर्नमेंट परमिशन हम कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन ऐसे वन है जहां पर लकड़ी काटना और पशुचारण जैसी चीजें गवर्नमेंट से पूछने के बाद, गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद थोड़ा बहुत अलाउ हैं, अगर गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है तो। और मध्य प्रदेश में ऐसे फॉरेस्ट हैं 32.84
और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसमें कोई कंट्रोल नहीं, घूमो, लकड़ी काटो, कुछ भी करो, वो कौन से हैं? अनक्लासिफाइड। और ये हैं 1.80 1.80। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रिजर्व फॉरेस्ट है। 65.36% फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में वो रिजर्व कैटेगरी में है, जहां जो है वो कठोर सरकार का, जो सरकार का है वो कठोर नियंत्रण है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा जहां पर रिलैक्सेशन है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 32.84, और जहां पर पूर्णतः रिलैक्सेशन है वो है 1.80। क्लियर है? तो ये है फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अभी आप लोगों को थोड़ा सा शांति बनाए रखना है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप ये नहीं पढ़ाए, कि आपने ये नहीं बताया कि कौन सा सर्कल है जिसमें हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, हाईएस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा, सब पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा शांति रख लो, ठीक है? सब पढ़ाएंगे। अभी मैं केवल वर्गीकरण पढ़ा रही हूं, तो आप वो पढ़ने पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। तो पहला हमने क्या देखा? जलवायु के आधार पर। दूसरा हमने क्या देखा? प्रशासनिक कंट्रोल के आधार पर। अब हम देखते हैं डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी में भी 3 प्रकार के हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। इस आधार पर भी 3 है, क्लाइमेट के आधार पर भी 3, उसके बाद प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर भी 3 और घनत्व के आधार पर भी 3। वीडीएफ यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसमें मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ये है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहां ट्री कैनोपी 70% से अधिक हो, यहां हो 40 से 70% और यहां 10 से 40%। यानी कि ओपन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, खुले वन वो वन होते हैं जहां ट्री की जो कैनोपी है या यहां पर जहां पर जो वृक्ष हैं वो कुल फॉरेस्ट एरिया के 10 से 40% एरिया पर पाए जाते हैं। टोटल फॉरेस्ट एरिया में अगर 10 से 40% तक वृक्ष हैं तो वो ओपन फॉरेस्ट, अगर 40% से ज्यादा और 70% से कम है तो वो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और अगर 70% से अधिक वन वहां पर पाए जाते हैं या फिर वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं तो वो वेरी डेंस है यानी अति सघन वन में आएगा। अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन या ओपन फॉरेस्ट तो कौन कौन से होते हैं, इसका भी डेटा आईएसएफआर के अकॉर्डिंग लेटेस्ट मैं बताऊंगी, डोंट वरी, जब हम आईएसएफआर पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी केवल ये देखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर क्या देखने को मिला हमको कि 3 प्रकार के वन हैं, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट, जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट 70% एरिया पर, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 40% से 70% एरिया पर और ओपन फॉरेस्ट 10 से 40%। अब ये क्या है? ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी
अगर जो वृक्ष हैं उनकी उपलब्धता या वृक्ष, जब वृक्षों की संख्या उस फॉरेस्ट एरिया में 10 से 40% हो तो वो ओपन फॉरेस्ट, 40 से ज्यादा 70 से कम हो तो वो मॉडरेट डेंस, और 70 हो तो कितना दोस्तों, अगर वो 70% है तो फिर क्या है यहां पर, अगर वो 70% है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी 70% है या उससे अधिक है, 70 से ज्यादा है। ठीक, 70+ लिख लो यहां पर, 70+। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी प्रादेशिक आधार पर। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी कि प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रादेशिक आधार पर 3 हैं, 1 2 3। प्रादेशिक आधार पर भी वनों के प्रकार कितने हैं दोस्तों, 3। देखिएगा कौन से 3 हैं। तो इसमें सबसे पहला है विंध्यन कैमूर बेल्ट। फिर है मुरैना शिवपुरी बेल्ट, और यहां है अ ब्रॉड बेल्ट इन साउथ ऑफ नर्मदा। तो ये 3 बेल्ट है, विंध्यन कैमूर बेल्ट, मुरैना शिवपुरी बेल्ट और अब्रॉड बेल्ट इन साउथ ऑफ नर्मदा। ठीक, जिसमें से विंध्यन कैमूर बेल्ट जो है स्प्रेड्स ओवर दमोह सागर प्लेट्यू। ये कहां स्थित है, दमोह सागर प्लेट्यू पर। और यहां पर स्पार्स वेजिटेशन या स्कार्स वेजिटेशन आर फाउंड, बहुत कम वन देखने को मिलते हैं क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा कम होती है, ये हमने कल पढ़ा था। तो यहां पे लिखना है स्कार्स फॉरेस्ट आर फाउंड, ज्यादा वन यहां पर देखने को नहीं मिलते, इसी वजह से यहां पर रेनफॉल कम होती है। उसके बाद मुरैना शिवपुरी बेल्ट। अब आपको पता होगा कि जो मुरैना शिवपुरी वाला क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहां पर वर्षा कम होती है। ठीक, इसीलिए यहां पर कंटीले वन देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ थॉर्न वेजिटेशन, मेजॉरिटी ऑफ थॉर्नी वेजिटेशन, मेजॉरिटी ऑफ थॉर्नी वेजिटेशन। और अब ब्रॉड बेल्ट इन साउथ ऑफ नर्मदा में सतपुड़ा, मैकाल रेंज और बघेलखंड प्लेटू आता है, जहां पर अच्छे वन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहां पर रेनफॉल कैसी होती है दोस्तों, अच्छी होती है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इस तरीके से अगर मैप बनाएंगे, ये छोटा सा मैप है, समझने का प्रयास करना। तो विंध्यन कैमूर बेल्ट, ये वाले बेल्ट को कहा गया, मुरैना शिवपुरी बेल्ट, ये बेल्ट को कहा गया, और अब ब्रॉड बेल्ट इन साउथ ऑफ नर्मदा, ये पूरे को कहा गया, ये वाला। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। विंध्यन कैमूर बेल्ट जो दमोह सागर प्लेट्यू के आसपास और दमोह सागर प्लेट्यू वाला रीजन जहां पर कम वृक्ष देखने को मिलते हैं, स्पार्स वेजिटेशन। मुरैना शिवपुरी में थॉर्नी वेजिटेशन, देखिए लिखा है कटीले वन पाए जाते हैं। और ब्रॉड बेल्ट इन साउथ ऑफ नर्मदा, साउथ ऑफ नर्मदा में सतपुरा मैकाल श्रेणी है और इसके ईस्ट में क्या स्थित है, बघेलखंड प्लेट्यू।
क्लियर है? तो इसको नोट करिए। और अब हमारा लास्ट बचा है प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। तो अब पांचवा आधार कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। तो इस आधार पर दो हैं, प्राइमरी स्पीशीज और एक है सेकेंडरी स्पीशीज। जिसमें प्राइमरी स्पीशीज में आएंगे टीक, साल, तेंदू और बैम्बू। जो मेजर स्पीशीज हैं, जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्राथमिक स्पीशीज है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा एरिया पर होती हैं, टीक, साल, तेंदू और बैम्बू। और सेकेंडरी स्पीशीज में कई सारी हैं, महुआ, गम, फिर हर्रा, महुआ, गम, हर्रा, उसके अलावा भी और कई सारी हैं। नीम, पलाश, फिर खैर, जिससे खैर के वृक्ष, जिससे कत्था बनता है, एटसेट्रा। क्लियर? तो ये स्पीशीज के आधार पर मध्य प्रदेश में दो प्रकार की स्पीशीज के आधार पर वन है। एक है टीक, साल, तेंदू और बैम्बू, और सेकेंडरी में है महुआ, गम, हर्रा, नीम, पलाश और खैर के वृक्ष। ठीक है? तो ये हमारे 5 प्रकार के वनों का वर्गीकरण हुआ मध्य प्रदेश में। ये हुआ क्या मध्य प्रदेश में? वनों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से? इतने प्रकार से, 5। तो ये 5 प्रकार से मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला था क्लाइमेट के आधार पर। और क्लाइमेट के आधार पर हमने देखा था 3 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, फिर शुष्क पर्णपाती जहां पर वर्षा कम होती है, और अर्ध पर्णपाती जहां वर्षा एवरेज रेनफॉल से ज्यादा होती है। फिर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के आधार पर, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा देखा? प्रादेशिक, रीजन के आधार पर। नेक्स्ट हमने देखा स्पीसीज के आधार पर, और एक हमने किस आधार पर देखा था? डेंसिटी के आधार पर, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। क्लियर है? अब ये जो हमने देखा ना ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज, ये हमको पढ़ना है डिटेल में, जिसमें हम पढ़ेंगे टीक के बारे में, साल के बारे में, तेंदू के बारे में और बैम्बू के बारे में। इनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? उसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें हम महुआ के बारे में, कुल्लू, गम के बारे में, क्योंकि ये नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का। उसके बाद खैर ट्रीज के बारे में। तो ये हम कुछ चीजें जो हैं वो देखेंगे, ये हम इन स्पीसीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो आज हम इन स्पीसीज के बारे में चीजों को देख लेते हैं, और कल जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। यहां से हमारी 70% चीजें मेंस की हैं, 30% प्रीलिम्स की है, और कल जो हम पढ़ेंगे वो 100% प्रीलिम्स की चीजें हैं। ठीक? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टीक, यानी कि सागौन के वन, और ये बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं? पूरे सेंट्रल मध्य प्रदेश में, जहां जिसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं हरदा,
बोरी वैली, हरदा में एक रीजन है बोरी घाटी, बोरी वैली, वहां पर। क्लियर है? तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब टीक के बारे में। टीक में देखिएगा सबसे पहले तो परसेंटेज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो सागौन के वृक्ष हैं वो कितने प्रतिशत एरिया पर पाए जाते हैं, और ऑप्शन में था 20%, जो 20% बिल्कुल सही था, क्योंकि उस वक्त तक 19.36% पर मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते थे, और अब वो चीज बढ़ चुकी है, और अब मध्य प्रदेश में 26.2% एरिया पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में 26.2% एरिया पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टोटल 26.2% एरिया पर पाए जाते हैं। और ये किन प्रकार के वनों में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मिलने वाले वृक्ष हैं, सागौन के वृक्ष, टीक वुड। ठीक है? और टीक का जो मेजर यूज है वो होता है फर्नीचर इंडस्ट्री में। आपने कभी अपने पापा के मुंह से सुना होगा कि हमको यहां पर सागौन का सोफा बनवाना है या सागौन की लकड़ी का पलंग बनवाना है, क्योंकि सागौन की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। सागौन की लकड़ी, टीक की जो टीक वुड जो है वो सबसे मजबूत होता है, इसलिए इट इज मेजरली यूज्ड इन फर्नीचर इंडस्ट्री। It is majorly used in furniture industry. कहां पर इसका प्रमुखता यूज किया जाता है? फर्नीचर इंडस्ट्री में। It is majorly used in furniture industry. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वन हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है। क्या होती है? बहुत मजबूत। और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा एरिया पर यह पाया जाता है, टीक के वृक्ष। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर इतनी चीजें? उसके बाद दो फैक्ट लिखिए। फर्स्ट, टीक प्लांटेशन इन इंडिया, यानी कि पहली बार सागौन के वन, सागौन के वृक्ष कहां लगाए गए? तो आपको याद रखना है नीलमबुर, केरला। और बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक, ये कहां पर होता है? म्यांमार में। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक कहां पर होता है दोस्तों? म्यांमार में।
तो टीक के बारे में इतनी चीजें आप याद रखेंगे तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर आप इतनी चीजें टीक के बारे में याद रखेंगे तो इस टॉपिक से आपका काम हो जाएगा। टीक के वृक्ष, सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा हरदा की बोरी घाटी, बोरी वैली में पाए जाते हैं। पहले इसका परसेंटेज था 19.36%, अब बढ़कर 26.2 हो गया। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री में इसका प्रमुखतः यूज किया जाता है क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। फर्स्ट टीक प्लांटेशन नीलंबुर केरला और बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक कैन बी सीन इन म्यांमार। इतनी चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे है हमारा साल के वृक्ष। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मध्य प्रदेश में साल। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मध्य प्रदेश में साल। तो साल के बारे में देखिएगा आप, मध्य ये आप लिखिएगा फाउंड। सबसे पहले तो आप इसमें लिख लीजिए इसका साइंटिफिक नेम या इसका बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम यानी इसका वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है शोरिया रोबस्टा। हिंदी में इंग्लिश में सेम है, बोटेनिकल नेम अलग नहीं होते। बोटेनिकल नेम क्या है? शोरिया रोबस्टा। इसका बोटेनिकल नेम है शोरिया रोबस्टा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, टीक के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला वृक्ष टीक के बाद मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा व्यापक पर क्या मिलता है? साल। और आपको पता है छत्तीसगढ़, जब हमारा सेपरेशन छत्तीसगढ़ से नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश में 16.54% एरिया पर टीक के फॉरेस्ट पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद सेपरेशन के बाद केवल 4.15% एरिया पर टीक जो है वो पाया जाने लगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो टीक के फॉरेस्ट, साल की बात हो रही है, तो साल के जो फॉरेस्ट हैं वो टीक के बाद यानी साल के जो वृक्ष हैं वो सागौन के वृक्षों के बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। क्लियर? उसके बाद फिर बिफोर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के से जब हमारा सेपरेशन नहीं हुआ था तब 16.54% एरिया पर जो साल है वो पाया जाता था। लेकिन उसके बाद जब साउथ ईस्टर्न पार्ट कार्व्ड आउट हुआ, साउथ ईस्टर्न पार्ट को हटाया गया, तो कितने प्रतिशत एरिया पर पाया जाने लगा? 4.15% एरिया पर। ठीक है, 4.15। तो इससे हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो साल के वृक्ष हैं वो साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका विस्तार कहां देखने को मिलता है? साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जहां पर रेनफॉल 125 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। उसके बाद अभी हाल ही में टीक का भी जो एरिया है वो साल का भी जो एरिया है वो बढ़ गया है और कितना हो गया है? ये हो गया है अब 7.2%। यानी कि अब मध्य प्रदेश में 7.2% पर साल के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका बोटेनिकल नेम शोरिया रोबस्टा।
टीक के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला वृक्ष, टीक के बाद मध्य प्रदेश में दूसरा जो है सर्वाधिक व्यापक वृक्ष बिफोर छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के। अब देखो ये सारे फैक्ट्स आपको कहीं पे कोई बताता नहीं है, बट चीजों को मैं ढूंढ के आपके लिए लेके आई हूं कि जब छत्तीसगढ़ का सेपरेशन नहीं हुआ था तब हमारे पास साल के वृक्षों की जो संख्या है वो 16.54% थी, लेकिन उसके सेपरेशन के बाद 4.15% रह गई और अभी कितनी है 7.2%। विस्तार साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जहां पर रेनफॉल 125 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इनका जो प्रयोग है वो रेलवे स्लीपर्स बनाने में किया जाता है। यूजेस बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग पर्पस और रेलवे स्लीपर्स। ये बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिए, जो साल सीड्स हैं, है ना, जो साल सीड्स हैं वो यूज्ड एज अ एडिबल ऑयल के रूप में यूज होती हैं। साल के जो बीज हैं उससे तेल निकाला जाता है जो एज अ एडिबल ऑयल के रूप में यूज होता है, यानी खाने योग्य ऑयल। तो सॉल सीड्स इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी लकड़ी के अलावा जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो क्या है, तो साल की लकड़ी हो गई। उसके बाद जो साल वृक्ष के बीज होते हैं उनसे जो तेल निकाला जाता है वो एडिबल, वो खाने योग्य होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और साथ ही साथ सॉल सीड्स आर नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट इन मध्य प्रदेश। सॉल सीड्स का मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकरण किया गया। सॉल सीड्स, कुल्लू, गम, बैम्बू और तेंदू, ये 4 मध्य प्रदेश के नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको साल के बारे में याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तेंदू। वही तेंदू जिससे बीड़ी बनाई जाती है, जो बीड़ी उद्योगों में प्रयुक्त होता है, उसी तेंदू की बात की जा रही है ना, और कोई तेंदू नहीं है ये। तो तेंदू के बारे में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी लकड़ी के अलावा वनों से मिलने वाला इंपॉर्टेंट खाने योग्य जो पदार्थ है, यह नॉन टिम्बर है, जो लकड़ी जिसमें नहीं है, तो वो कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, फॉर ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न MP, it is the major source of employment for tribes of eastern मध्य प्रदेश। तो तेंदू में याद रखना है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और ईस्टर्न मध्य प्रदेश में इसका बेसिकली प्रोडक्शन होता है। और क्योंकि यहाँ तेंदू के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं और तेंदू के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ की जो अत्यधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो तेंदू पत्ता कलेक्टर्स के रूप में काम करती है। और उनके लिए स्कीम भी लॉन्च की गई थी, एकलव्य योजना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ तेंदू प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश की पहली रैंक है।
मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ तेंदू प्रोडक्शन। 50% से ज्यादा पूरे देश का तेंदू उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कितने से ज्यादा? मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज्यादा जो तेंदू का उत्पादन है वो पूरे देश का जो तेंदू उत्पादन है उसमें 50% से ज्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। मेजर सेंटर, मुख्य से मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? मेजर एरियाज, तो मेजर एरियाज हैं सागर, रीवा, छतरपुर, जबलपुर एटसेट्रा, शहडोल, है ना, शहडोल भी है। यानी कि एंटायर ये ईस्टर्न एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये मुझसे ज्यादा शायद आप जानते हो, बीड़ी उद्योग में या बीड़ी इंडस्ट्री में। फिर 1964 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, तेंदू पत्ता नेशनलाइज्ड, यानी तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1964 में। तो 1964 तेंदू पत्ता नेशनलाइज्ड इन मध्य प्रदेश, या नेशनलाइजेशन ऑफ तेंदू पत्ता। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, उस स्कीम का नाम है चरण पादुका योजना, जो 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से स्टार्ट की गई थी। तेंदू पत्ता कलेक्टर्स के लिए, यानी कि जो तेंदू पत्ता कलेक्ट करते हैं उनके लिए। तो तेंदू इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो वृक्षों से उसके फल या उसके बीज के रूप में मिलता है। मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, क्योंकि इसके जो वृक्ष हैं वो पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की देश में प्रथम रैंक है तेंदू प्रोडक्शन में। इंपॉर्टेंट एरिया है सागर, रीवा, छतरपुर, जबलपुर, शहडोल। उपयोग बीड़ी इंडस्ट्री में। 1964 में तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये योजना जिसका नाम है चरण पादुका योजना, जिसका लॉन्च, जिसका शुभारंभ सिंगरौली से हुआ। ठीक है, सिंगरौली से हुआ 19 अप्रैल 2018 को। तेंदू पत्ता कलेक्टर्स, इसके अंतर्गत नोट करिएगा, इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो तेंदू पत्ता कलेक्टर्स होंगे, जो तेंदू पत्ता जो संग्राहक होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस 200 रुपए का दिया जाता था। जूते, चप्पल और ये जो छाता, इन सब परचेज, ये सारी चीजें परचेज करने के लिए financial assistance given to तेंदू पत्ता collectors under this scheme for amenities like shoes और चप्पल, स्लीपर्स, उसके बाद अम्ब्रेलाज एक्सेट्रा। क्लियर? नोट करिए तेंदू। अच्छा, इसका बोटेनिकल नेम है, थोड़ा टफ तो नहीं है, इसका बोटेनिकल नेम है डायस पायरस मीलॉन ऑक्सिलॉन। डायस्पायरस मीलॉन ऑक्सिलॉन, ये क्या है इसका बोटेनिकल नेम? ये है इसका बोटेनिकल नेम, नोट इट प्रॉपरली। फिर हमारी मेजर स्पीशीज में अगला बचता है क्या? बैम्बू। फिर मेजर स्पीशीज में हमारा बचता है बैम्बू।
नेक्स्ट लिखिएगा बैम्बू। ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो स्पीसीज के आधार पर पढ़ा था ना, यानी कि प्रजातियों के आधार पर जो हमने मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण पढ़ा था, ये हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें एक हमने देखा था प्राइमरी और एक हमने देखा था सेकेंडरी, है ना। एक हमने प्राइमरी देखा था और एक हमने देखा था कौन सा, सेकेंडरी आधार पर। तो ये सारी प्राइमरी स्पीशीज हैं जिसमें बैम्बू और बचा हमारा, उसके बाद सेकेंडरी स्पीशीज शुरू हो जाएंगी। तो सेकेंडरी स्पीशीज में हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, एक दो स्पीशीज के बारे में बस याद रखना है बस, ठीक है। बैम्बू का जो साइंटिफिक नेम है वो है डेंड्रोकैलिमस स्क्रिप्टस। डेंड्रोकैलिमस स्क्रिप्टस ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये बैम्बू जो है वो मध्य प्रदेश में साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश वाले रीजन पर मिलता है जहां रेनफॉल ज्यादा होती है, यानी कि बालाघाट, मंडला, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल एटसेट्रा। उसके बाद मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है बैम्बू का, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू। अब ये बांस जो है इसका प्रयोग किस में होता है, इसका यूज किस में होता है, तो पेपर इंडस्ट्री में। तो मध्य प्रदेश में कई सारी पेपर इंडस्ट्री हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल, ओरिएंटल पेपर मिल, कहाँ की, अमलई की। उसके अलावा नेपा नगर की जो हमारी नेपा मिल्स हैं वो। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू है मध्य प्रदेश। यूजेज इसका है पेपर इंडस्ट्री, फूड मटेरियल्स, पल्प और पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ, बांस का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैम्बू। और 3 जुलाई 2013 को बहुत इंपॉर्टेंट डेट और ईयर है, मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू मिशन आया। मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू मिशन, मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू मिशन आया इस दिन। और मध्य प्रदेश में बैम्बू का यानी बांस का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है, वो स्थित है इंदौर में। इंदौर में मध्य प्रदेश में बांस का सरकारी कारखाना स्थित है। तो बैम्बू का जो हमारा बोटेनिकल नेम है, जो वानस्पतिक नाम है, वो है डेंड्रोकैलिमस स्क्रिप्टस। साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। इसका यूजेस, बांस का राष्ट्रीयकरण, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 3 जुलाई 2013 वाली डेट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, नोट इट प्रॉपरली। फिर हम 2 मिनट में देख लेते हैं सेकेंडरी स्पीसीज को। तो सेकेंडरी स्पीशीज, सेकेंडरी स्पीशीज में मैंने क्या बोला था, क्या क्या शामिल है। तो इसमें एक मैंने आपको कहा था कि जो सेकेंडरी स्पीशीज है इसमें एक शामिल है हमारा क्या,
खैर वृक्ष, खैर ट्री। और ये खैर ट्री से क्या हमको मिलता है? इस खैर ट्री से मिलता है कत्था। कौन सा कत्था? वही कत्था जो पान में यूज होता है। किस में यूज होता है? पान में। ठीक है, वही कत्था जो किस में यूज होता है दोस्तों? पान में। तो सेकेंडरी स्पीशीज मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक है खैर के वृक्ष, जिससे कत्था उत्पन्न होता है। और कत्था की जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, शिवपुरी एंड बामोर मुरैना में है। तो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण कत्था फैक्ट्री एक है शिवपुरी में और एक है बामोर मुरैना में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है महुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंटली साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में होता है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा है। और मध्य प्रदेश में उमरिया जिले को महुआ में क्या मिला है? ओडीओपी। बेसिकली साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में होता है, अलीराजपुर में भी अच्छा महुआ मिलता है। बाकी महुआ जो है वो भी एक माइनर जो है हमारी स्पीशीज है, सेकेंडरी। नेक्स्ट है गम। तो कई सारे प्रकार के गम्स मिलते हैं। कुल्लू गम जो कि नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है, राष्ट्रीयकृत है, नेशनलाइज्ड। उसके बाद एक गम है इंडियन अरेबिका, एक है सलाई गम और एक है धौड़ा गम। कुल्लू गम, इंडियन अरेबिका, सलाई और दौड़ा गम। तो इन सब के नाम मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये इंडियन अरेबिका क्या है, सलाई क्या है, दौड़ा, तो ये आपको याद रखना है ये टाइप्स ऑफ गम्स हैं। ठीक है, उसके बाद लाख का सरकारी कारखाना, लाख, जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? चूड़ियां, बैंगल्स। तो ये भी मध्य प्रदेश में मिलता है। और मध्य प्रदेश में लाख का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ है? लाख का सरकारी कारखाना कहाँ है? उमरिया में। उमरिया में, मध्य प्रदेश के उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना स्थित है। उसके बाद हर्रा, आंवला, बहेड़ा, ये सारे वृक्ष मिलते हैं मध्य प्रदेश में जो औषधीय वाले वृक्ष हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से औषधीय पौधे मिलते हैं, तो टिक लगाना है सभी। और अगर आएगा इनमें से कौन से नहीं मिलते, तो टिक लगाना कोई नहीं। क्लियर? महुआ का ना कई बार आपसे बोटेनिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना मधुका लोंगोफोलिया, मधुका लोंगोफोलिया कई बार पूछ लिया जाता है महुआ का। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट है वो देख लिया कि मध्य प्रदेश में। आज के इस लेक्चर में हमने मेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आप बिल्कुल लिख के चलिए। प्रीलिम्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं बताऊंगी। साथ ही साथ हमने मेंस में आने वाला 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, 7 नंबर 2 नंबर कितने में भी पूछा जा सकता है इनमें से, वो हमने कंप्लीट कर लिया। यानी मैं सीधा बोलूं तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट से आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा मेंस में, वो हमने आज पढ़ लिया। इन्हीं में से मेंस में क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट से। या तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण फॉरेस्ट रिसोर्सेज पूछ लिए जाएंगे, या तो मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार पूछ लिए जाएंगे, या तो इंपॉर्टेंट स्पीशीज पूछ ली जाएंगी। ये सब मैंने आपको बता दिया। 5 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा, और प्राइमरी और सेकेंडरी स्पीशीज को हमने डिटेल में देख लिया। अब अपने अगले लेक्चर में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बताने वाली हूं, और इसके बाद हम शुरू कर देंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन मध्य प्रदेश, जिसमें मैं आपको इतना कुछ बताऊंगी कि आपको कोई भी सिंगल बुक
खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद।